चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ आगे की चीजें। आज सेक्शंस वगैरह सब पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले सेक्शन सेक्शन 28 की तरफ, पीजीबीपी के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुनीत, गुड मॉर्निंग गौरव, श्रद्धा, अभय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेक्शन 28 जो है बेटा, वो है अपना चार्जिंग सेक्शन। गुड मॉर्निंग अर्जुन। तो सेक्शन 28 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कौन कौन सी इनकम आखिर पीजीबीपी हेड में आएगी वो सब कुछ यही बता रखा है कि कौन कौन सी इनकम्स आती है। और बाकी हेड्स में भी हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हमको पता होगा कि पीजीबीपी हेड के अंदर आखिर कौन सी इनकम्स आती है। तो उनके बारे में अपन जानने वाले हैं सेक्शन 28 के अंदर। देखिए, बाकी जो भी अपने आते थे, जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर आते थे, हाउस प्रॉपर्टी आया तो उसमें कंडीशन दे रखी थी कि जिसने ये 3 कंडीशन पूरी कर ली, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, एसेट शुड बी ऑनर एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 3 कंडीशन पूरी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी हेड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए कि वो बात को पूरा करो, और सैलरी हेड में टैक्सेबल। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन जो है ना, ये कुछ कंडीशन प्लस बहुत सारी इनकम्स की लिस्ट भी देता है, स्पेसिफिकली लिख करके कि ये यहीं आएगी टैक्सेबल। तो जिन इनकम के लिए स्पेसिफिकली बोल दिया यहीं आएगी, वो यहीं आएगी। और जिनके लिए कंडीशन, जैसे पहला जो पॉइंट है वो कंडीशन का ही है, बाकी तो स्पेसिफिकली इनकम भी लिख के बताए। तो देखो, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग पीजीबीपी हेड में जो इनकम्स आने वाली है वो कौन कौन सी। अभी आपको नोट नहीं करना है, अभी आपको बात को समझना है। बोला गया एनी प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी बिजनेस से और किसी भी प्रोफेशन से आपको कोई प्रॉफिट या गेन होता है तो वो पीजीबीपी हेड में ही आएगा। मतलब सिंपली बात ये हो गई, बिजनेस से और प्रोफेशन से होने वाली, क्योंकि नाम भी यही है तो इसका, पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो वैसे भी बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम्स यही आनी है, नाम से भी पता चल रहा है हमको तो। और वैसे लिख करके भी सेक्शन 28 में स्पेसिफिकली बता दिया। बट क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को भी डिफाइन किया गया इनकम टैक्स। क्या बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में बोला गया है कि एनी टाइप ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेड मतलब क्या होता है, एक जगह से चीज को खरीदा दूसरी जगह बेचा, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना, ट्रेड, उसको बिजनेस माना गया। कॉमर्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज, पैसे कमाने की एक्टिविटी कर रहे हो आप। जैसे जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर है, या और कोई मेडिकल स्टोर है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज में भी आता है। इट्स ट्रेडिंग एज वेल, मिक्सचर हो गया दोनों का। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना। जस्ट वेट अ मिनट, चेंज करते हैं नेटवर्क को, एक मिनट। यस बेटा, ट्रेड मींस एक जगह से चीज को खरीदना दूसरी जगह बेचना, उसको बिजनेस माना गया। कॉमर्स मींस कमर्शियल एक्टिविटी, पैसा कमाने की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो किसी एक स्थान पर,
तो उसको भी क्या माना गया, बिजनेस माना गया। 12th के बाद आपने क्या ली थी, 11th 10th के बाद में कॉमर्स ली थी, तो वही कॉमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें कमर्शियल चीजें पढ़ते हो, कमर्शियल एक्टिविटीज पढ़ते हो आप। तो कॉमर्स मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी, जहां पर पैसा कमाने की एक्टिविटी की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मतलब बिजनेस कर रहे हो एक तरीके से, और उसकी इनकम जो है पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल। या फिर बोला गया कि एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। या तो आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग में से कुछ कर रहे हो, या इनके जैसा कुछ कर रहे हो, इनके जैसा लगने वाला, तो भी क्या माना जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। तो क्लियरली ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, और इनके जैसा लगने वाला कुछ कर रहे हो, सर्क्यूमस्टांसेस देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये तो ट्रेड होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉमर्स कमर्शियल एक्टिविटी है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो भी यही माना जाएगा आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो ये बात बताई गई है बिजनेस के बारे में। वही प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का जनरल मीनिंग देखें तो क्या, जिसमें डिग्री की जरूरत पड़ती है, जहां डिग्री है उसको प्रोफेशन माना गया है। सीए, सीए में डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है, प्रोफेशनल माने गए हैं, प्रोफेशन माने गए। लेकिन एक बात और बोली गई है जो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन मीन्स होता है कि आपकी कोई हॉबी अगर आपके अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको वोकेशन बोला जाता है, और उसी को फिर यहां पर प्रोफेशन माना गया। जैसे कोई व्यक्ति है, रामू, रामू को डांस का बड़ा शौक है, डांस करता है रामू, और सीखता है, खुद ही सीखता है, इसकी हॉबी है, ठीक है। तो डांस इसके रग रग में बसा है। तो डांस सीखते 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 क्या हुआ कि इतना अच्छा डांसर बन गया कि इसको लोग बुलाने लगे कि हमारे यहाँ आओ डांस करो। शो मिल गए रामू को, मूवी में आने लगा रामू। तो अब क्या, रामू ने कोई डिग्री थोड़ी ना ली है डांस की, तो फिर अब इसकी इनकम कहाँ जाएगी भाई। प्रोफेशनल तो डिग्री वाले को मानते, तो क्या बिना डिग्री वाला प्रोफेशनल नहीं होता, वो भी हो सकता है। तो यहां पर डांस से इनकम होगी रामू को, पीजीबीपी में जाएगी। सिंगिंग का शौक है किसी व्यक्ति को, सिंगिंग धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट हो गई, जो इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, पीजीबीपी में, उसको प्रोफेशनल माना जाएगा। जो एक्टर्स होते हैं वो भी प्रोफेशनल माने जाते हैं। ऐसे नेसेसरी नहीं है एक्टिंग के लिए कि भाई आप डिग्री लेके आओ, एक्टिंग के स्कूल्स भी होते हैं, हालांकि नेसेसरी नहीं होता है, टैलेंट है आप में तो आपको डायरेक्टली भी जो है वो शोज एंड ऑल मिल जाते हैं। क्रिकेटर होते हैं, क्या होता है कि बचपन से ही क्रिकेट खेलने लगते हैं, एज सच तो कोई डिग्री तो है नहीं क्रिकेट की, धीरे धीरे उनका शौक जो है, हॉबी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अर्निंग सोर्स में, तो वो भी एज प्रोफेशनल उनकी इनकम टैक्सेबल होगी, वो भी प्रोफेशनल माने जाते हैं। तो प्रोफेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जिसके पास में डिग्री है वो तो प्रोफेशनल है ही है, साथ ही साथ में इट इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई हॉबी आपके अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं। तो किसी भी बिजनेस से या किसी भी प्रोफेशन से होने वाली इनकम जो है अपने सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग कहाँ आएगी, पीजीबीपी हेड के अंदर आएगी। ये अपनी पहला पॉइंट है इसका, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो सेक्शन 28 के अंदर बोला गया है, एनी प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया, दोनों की दोनों चीजें आ गई। अच्छा, बिजनेस क्या होता है ये कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 clause 13 में डिफाइन किया गया है। एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और
मैन्युफैक्चरिंग। आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग या इनके जैसा कुछ कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन में इंक्लूड है वोकेशन। और अब प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने दिमाग का यूज करते हैं। प्रोफेशनल लोगों में क्या होता है? दिमाग का यूज। जैसे आप एक सीएमए हो, तो सीएमए क्या करेगा? आपके पास में कोई क्लाइंट आएगी, आप आपकी नॉलेज बेचते हो, अपना दिमाग बेचते हो आप। यही आपकी असेट है एक तरीके से। आपकी जो असेट है ना वो इंटेलेक्चुअल है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के अपने इक्विपमेंट होता है जिनसे वो देखता है, वो चीजें होती है। और साथ ही साथ में वो देखता किससे? उसके दिमाग में है कुछ नॉलेज, तभी तो देख पाता है, वरना थोड़ी देख पाए। आपके पास में कोई क्लाइंट आया, भाई मेरा इनकम टैक्स बचाना है, कुछ एडवाइस दो, मुझे टैक्स सेविंग करनी है, तो आप क्या, आपके दिमाग में है वो चीज, आप उसको दे दोगे, डिलीवर कर दोगे। आप प्रोफेशनल हो। लॉयर हो गए, ये भी क्या होते हैं? अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं या इनके बिहाफ पर कोई वर्क करते हैं, तो उसमें माइंड का यूज होता है। तो ये मेनली इनकी जो असेट होती है वो इनके दिमाग में होती है, प्रोफेशनल लोगों की। तो देखो प्रोफेशन को आगे कैसे डिफाइन किया गया है। प्रोफेशन में वोकेशन तो इंक्लूड है ही। वोकेशन का मतलब क्या है? आपकी कोई हॉबी है और वो हॉबी किस में कन्वर्ट हो गई है? अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको वोकेशन बोला। आगे क्या बोला गया? Profession requires purely intellectual skills and on the basis of some special learning and qualification gathered through past training or experience. इंटेलेक्चुअल स्किल्स मीन्स जो स्किल्स दिखती नहीं है, आपके दिमाग में होती है, उसको प्रोफेशनल बोला जाता है। या आपने कोई डिग्री ले ली, क्वालिफिकेशन सीएमए की डिग्री ले ली, इसके बेसिस पर। या कोई ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? आपने कहीं से ट्रेनिंग करी, किस टाइप की ट्रेनिंग करी? जैसे मान लीजिए क्रिकेट की एकेडमी में गए, वहां से आप ट्रेनिंग करके क्रिकेटर बन गए, तो वैसे भी वोकेशन के थ्रू भी कवर हो रहा है और इसके थ्रू भी कवर हो रहा है। या आप किसी सेमिनार में गए ट्रेनिंग करने, वहां से आपको ऐसी स्किल्स मिल गई कि यार आप अब तो इससे आप कमाई कर सकते हो एक ट्रेनिंग से ही, तो भी उसको क्या माना जाएगा? प्रोफेशन ही माना जाएगा। तो प्रोफेशन एक, अपन तो ये तो इन डेप्थ जाकर के एनालिसिस हो गया अपना। बाकी अपन को जानना क्या है? सिंपल सा है, जानना है किसी भी टाइप के बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम होती है वो पीजीबीपी में आती है। सिंपली तो जानने वाली बात ये है। बाकी इन डिटेल जाओ तो बातें तो बहुत सारी है फिर। ये सीए, सीएस, सीएमए, सब कुछ, डॉक्टर, लॉयर, ये प्रोफेशनल के अंदर ही आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अब अपन को नोट करने का कैसे करना है बताओ जल्दी से, किस तरीके से करें प्रोसीड नोटिंग द थिंग्स जल्दी से। देखते हैं अलग अलग लोगों के क्या आंसर मुझे मिल रहे हैं। पुनीत कहाँ, ऋषभ कहाँ, और प्रिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर है। लिख लो जल्दी से इसको। एंड यहां से लिखो। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमको ड्यूरिंग द क्लास लिखना भी जरूरी है। कुछ पार्ट आप डायरेक्टली फिर मैं आपको नोट से भी पढ़ा सकता हूँ, जिससे अपना टाइम सेव होगा। लेकिन आपको ड्यूरिंग द क्लास लिखता है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कई चीज़ें चेंज हो गई है बेटा। इस नोट्स में जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसको नोट कर लो एक बार।
पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है जिसके देखो अपन क्या करेंगे। 28 तो है ही चार्जिंग, 29 कुछ है ही नहीं, 30 भी छोटा सा है, 31 भी छोटा सा है, 32 सेक्शन जो है ना वो बड़ा है। और उसको तो ड्यूरिंग द क्लास साथ साथ लिख करके पढ़ोगे तभी हो पाएगा, डायरेक्टली ऊपर से पढ़ने से नहीं हो सकता। 32 जब खत्म हो जाए उसके बाद की चीजें जो है वो डायरेक्टली नोट से रीड करके समझी जा सकती, पढ़ी जा सकती। बट टिल सेक्शन 32 I required you to write down everything right now. चीजें हमको अच्छे से समझनी है, चाहे अपन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाते। वरना ये चैप्टर आपको करना है यूट्यूब पे 6 घंटे में मैंने करा रखा है पूरा चैप्टर, आप वहां से जाके देख लो, इसको 6 घंटे में ही हो गया चैप्टर पूरा। चलिए बेटा, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इनकम देखते हैं कौन सी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। आखिर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस क्या होता है? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मतलब किसी चीज को इंपोर्ट करने का अधिकार। एंटाइटलमेंट मतलब क्या? आपके पास में किसी चीज का अधिकार है, यू आर एंटाइटल टू समथिंग। तो किसी चीज को इंपोर्ट करने का अधिकार, जब अपन कस्टम्स पढ़ेंगे अपन सेकंड ग्रुप में इनडायरेक्ट टैक्स में, वहां पर भी आएगा ये चीज। तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस क्या होता है कि किसी चीज को इंपोर्ट करने का अधिकार, उसको बोलते हैं इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अब कोई व्यक्ति है, जैसे यहां पर मिस्टर ए एक व्यक्ति है, इनके पास में राइट है कि ये यूएस से गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, और इन्होंने जो लाइसेंस है 5 लाख रुपए में परचेज करा था, इनको 5 लाख रुपए का ये लाइसेंस पड़ा था। मिस्टर ए ने यही लाइसेंस किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया। ये लाइसेंस ट्रांसफरेबल होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। 10 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। क्या बोला गया? प्रॉफिट ऑन सेल। तो इस लाइसेंस को सेल करने पर प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अगर आप देखा जाए तो इवन दो ये कोई बिजनेस है क्या? लाइसेंस बेचना कोई बिजनेस हुआ क्या? क्या हर रोज आप कोई लाइसेंस बेचते हैं, सेल करते हैं? नहीं करते। फिर भी स्पेसिफिकली सेक्शन 28 इस बात को बोलता है कि ये चीज जो है पीजीबीपी में आनी चाहिए, तो फिर आनी चाहिए। एक्ट के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिकली इस इनकम को यहां पर ला करके टैक्सेबल किया गया है। ये सेकंड पॉइंट है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा, होपफुली क्लियर है सभी को। इसको नोट कर लीजिए बेटा, अगली इनकम की तरफ बढ़ते हैं। जिसका लाइसेंस का बिजनेस हो। बेटा वैसे तो लाइसेंस का कोई ऐसा बिजनेस होता नहीं, ये लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है। फिर भी हो तो भी बिजनेस में ही आएगी। वैसे भी बिजनेस में आ रही। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? कैश कंपनसेंट्री सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। कैश कंपनसेंट्री सपोर्ट क्या होता है बेटा?
कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। इसको अगर सिंपल से शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होता है बेटा सब्सिडी। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कई चीजों के लिए सहायता प्रदान करती है। कैश में कंपनसेटरी सपोर्ट मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ कुछ ना कुछ करके कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फायदा प्रोवाइड करती है। अगर तो वो जो फायदा है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अब जैसे मान लो ऐसा हो कि किसी जगह पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, और बाढ़ की वजह से किसी का जो बिजनेस था वो बह गया उस पानी में। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। आपका बिजनेस बह गया, इस वजह से आपका बिजनेस बह गया, बिजनेस से रिलेटेड बात हुई, तो ये 50,000 रुपए जो है पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे क्रेडिट साइड में। ये है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, मतलब किसी चीज को कंपनसेट करने के लिए। कोविड 19 आ गया, बिजनेस बंद हो गए लोगों के, कल को गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि जिन लोगों के बिजनेस ड्यू टू कोविड 19 अफेक्ट हुए हैं हम उनको 1 लाख रुपए देते हैं। तो जो 1 लाख रुपए उन लोगों को मिलेंगे ना, वो उनके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे, क्रेडिट साइड में बताई जाए। दूसरी चीज यहां पर बोली गई है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक एक डिटेल्ड टॉपिक है कस्टम्स एक्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं। कस्टम के अंदर एक डिटेल टॉपिक आएगा, यहां पर बेसिक मीनिंग में आपको बताता हूं आखिर ड्यूटी ड्रॉबैक होती क्या है। अगर आपने यहां पर एग्जांपल में यहीं से बता देता हूं ताकि आप इसी सेम को ही नोट करो। ये एक व्यक्ति है जिसने यूएस से कुछ चीज इंपोर्ट करी और विद इन 6 मंथ इसने क्या कर दी, इसको री एक्सपोर्ट कर दी, सम स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इसने वापस कर दिया। पहले मैं आपको सिंपली इस बात को समझाता हूं होता क्या, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। जब अपन किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं ना बेटा, फॉरेन से इंडिया में मंगवाते हैं, इंपोर्ट करना कहते हैं उसको, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हमको क्या देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन कस्टम्स एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजन है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये जो चीज आपने मंगाई थी वॉट एवर, जैसे मान लीजिए आपने क्लोथ मंगाया था, कपड़ा मंगाया था, या तो आप इसको एज इट इज वापस अब क्या कर दो, एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में नहीं सेल करोगे आप इसको। कोई चीज मंगाई, कस्टम पोर्ट पे क्या होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर प्रोडक्शन का काम चलता है, वहीं पर मतलब सारा सब कुछ करके वहीं से वापस एक्सपोर्ट। मान लो यूएस से तो आपने क्लोथ मंगाया, ठीक है, इस क्लोथ से आपने शर्ट बनाया और यूके को एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर आपने यूएस से ओनली शर्ट क्लोथ मंगाया और एज इट इज इस क्लोथ को यूके को एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे काम होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपने जो इंपोर्ट करते टाइम जो ड्यूटी पे करी थी ना, कस्टम ड्यूटी, लेट से कि आपने 10,000 रुपीज की कस्टम ड्यूटी पे करी थी इस क्लोथ को मंगाते टाइम, तो वो इसका कुछ पार्ट आपको वापस से रिफंड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। तो वो क्या बोलते हैं, चलो हम आपको, इट्स लाइक कैशबैक, ये कैशबैक की तरह हो गया आपका, कि जो इंपोर्ट पर पे करी थी वो ड्यूटी आपको क्या दे देंगे, उसका कुछ पार्ट रिफंड दे देंगे। तो इस 10,000 में से मान लीजिए आपको 9,000 की जो कस्टम ड्यूटी आपने पे करी थी वो वापस मिल गई, रिफंड। तो 9,000 रुपीज कहाँ टैक्सेबल होंगे, पीजीपीपी में टैक्सेबल होंगे, क्रेडिट साइड में बताए जाएंगे। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब ड्यूटी वापस मिल गई। कौन सी ड्यूटी, जो आपने किसी चीज को इंपोर्ट करते टाइम दी थी वो वापस मिल गई, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कैश में आपको सपोर्ट मिल रहा है या सब्सिडी मिल रही है तो वो यहीं पर आकर के जो है टैक्सेबल होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल चाहे तो भी आप नोट कर सकते हैं। ये रिफंड हो जाता है कुछ परसेंटेज।
अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, हेल्थ से रिलेटेड तो कोई मतलब ही नहीं है। हेल्थ, बिजनेस की हेल्थ क्या करेगी यहाँ पर? बिजनेस से रिलेटेड कोई स्कीम लाती है और उस स्कीम के थ्रू आपको कुछ पैसा मिल रहा है, पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, फायदा बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पर अपन बात करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। हालांकि ये स्कीम्स अब हट चुकी हैं जो इस पॉइंट में है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक क्या होती है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा, आपके पास में आपने देखा होगा कि कुछ आप शॉपर स्टॉप्स वगैरह ऐसा कोई स्टोर देखा जहां पर कार्ड मिलता है? आप गेम जोन वगैरह में अगर कभी गए हो तो वहां पर वो एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड से आप गेम खेलो और उसमें से आपके पॉइंट्स कटते जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि शॉपर स्टॉप है या ऐसे कुछ स्टोर्स है जिनका एक कार्ड होता है, रिलायंस डिजिटल हो गया वगैरह वगैरह। वहां पर आप क्या होता है कि जब जब आप जाते हो शॉपिंग करते हो तो इसमें क्या होते रहते हैं, पॉइंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। हाँ, इजी डे भी ले लो तो वहां पर पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं और उन पॉइंट्स का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बात, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक कुछ इसी टाइप की है। ये क्या करती है बेटा, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्सपोर्ट के काम में लगा है, गवर्नमेंट ऑलवेज एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, ध्यान रखना। तो क्या हो गया कि इसने एक ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक ले रखी, तो जब जब ये एक्सपोर्ट करता है ना तो इसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो इस पासबुक में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जब कभी अगर किसी चीज को इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट करने पर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये पैसे देने की जगह क्या यूज कर सकता है, बोलेगा देखो मेरे पास ये पासबुक है, इसमें पॉइंट पड़े, वो यूज कर लो। जैसे आप कभी गए हो रिलायंस डिजिटल में गए हो, आपके पास में 1000 रुपीज के पॉइंट पड़े हैं, आप क्या करोगे, जाओगे, चीज ले लोगे और बोलोगे 1000 रुपीज इस कार्ड में से काट लो। वैसे ये बोलेगा कि इंपोर्ट पर जो ड्यूटी बन रही है ना, इस पासबुक में से उतने पॉइंट निकाल लो। ये होती है वो पासबुक। ठीक है, इस टाइप की। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी गुड्स को बिना ड्यूटी दिए मंगाने का अधिकार। ये सर्टिफिकेट ले लिया आपने, मान लो ये ले लिया सर्टिफिकेट कि आप शर्ट्स जो है यूएस से यूएस से शर्ट्स मंगाने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया। हालांकि आसानी से नहीं मिलता है, कुछ ही चीजों के लिए मिलता है। आपने डीएफआरसी ले लिया, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अब होगा क्या कि जब भी आप यूएस से शर्ट मंगाओगे ना तो ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना है और ड्यूटी लगेगी नहीं। मतलब बिना ड्यूटी दिए गुड्स मंगाने का अधिकार, डीएफआरसी। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक क्या होती है, जब जब आप एक्सपोर्ट करते हो इसमें पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं और अगर आप कभी इन फ्यूचर इंपोर्ट करोगे तो वो जो पॉइंट से आप आपकी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर सकते हो। ये तो हो गई एक्चुअल में वो दो चीजें होती क्या है, ये मैंने आपको एक्चुअल में बता दिया। लेकिन यहां पर तो अपने ऐसा कुछ है नहीं कि एक्चुअल में चीजें क्या होती है, इनकम टैक्स ये तो बताता नहीं है। ये तो बोल रहा है कि अगर आप इस पासबुक को या इस सर्टिफिकेट को सेल करते हो कभी, तो इसके सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। जैसे अभी पीछे आया था, पीछे एक पॉइंट आया था ना, देखो मैं बताता हूँ, ये वाला इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ वो भी यहीं आता था, तो बस इन दोनों को सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा वो भी यहीं आएगा, पीजीबीपी के अंदर। लिख लीजिए बेटा इस पॉइंट को। हालांकि ये स्कीम्स वगैरह अब है ना हट चुकी है, ऐसी कोई इफेक्टिव है नहीं। नहीं, फिर भी इनकम टैक्स के अंदर तो है पॉइंट, तो अपन को जानना तो जरूरी, होती क्या थी, नहीं है तो क्या हुआ, होती क्या थी वो जानना भी जरूरी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अदर सोर्स के अंदर, अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, जो व्यक्ति उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कल को इसको कुछ हुआ तो हमको नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है, उसमें रामू जो है एबीसी लिमिटेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रामू एबीसी लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा? की मैन कहलाएगा कि भाई ये हमारा की मैन है, ये हमारा मेन आदमी है, उसको बोलते हैं की मैन। और अब कल को उसको, रामू को कुछ हो गया तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी चीजें हैंडल कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसका करा देती इंश्योरेंस, उसके नाम पर ले लेती की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मान लीजिए इन फ्यूचर जाके रामू को कल को कुछ हो गया, तो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? कंपनसेशन। मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी ले रखी थी, अदर सोर्स में ही मैंने एग्जांपल दिया था। हो सकता है कि रामू का एक्सीडेंट हो गया, 18 लाख कंपनी ने ले लिए, 2 लाख रामू को दे दिए, तो जो 18 लाख कंपनी ने लिए ना, वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? वो पीजीबीपी में होंगे। और 2 लाख जो रामू को मिले वो कहाँ जाते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाते हैं, अगर आप अदर सोर्स में टॉपिक देखोगे। और कल को मान लो रामू की डेथ ही हो जाए, तो अगर रामू की डेथ हो गई तो फिर ऐसा होगा कि 18 लाख कंपनी ने लिए और 2 लाख फैमिली मेंबर को दे दिए। तो जो 18 कंपनी ने लिए वो कहाँ जाएंगे? पीजीबीपी में। और 2 लाख जो फैमिली मेंबर को दिए वो कहाँ जाएंगे? वो कौन से हेड में जाएंगे? जो 2 लाख रुपए फैमिली मेंबर को मिले, यस बेटा, वो कहाँ जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। हमें बस वो बात हम ऑलरेडी जानते हैं, वो यहां पर पढ़ने को मिल गई कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा बिजनेस को मिलता है, कंपनी को मिलता है, फर्म को मिलता है, वो कहाँ टैक्सेबल होता है? वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अगला पॉइंट, किसी भी तरीके का गिफ्ट, बेनिफिट या परक्विजिट आपको मिल रहा है ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। बड़े ध्यान से बात समझने की आती है। किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, एक तरीके से आपके बिजनेस को मिल रहा है। जैसे आपका कोई बिजनेस है ए लिमिटेड, दीपावली आई, दीपावली पे ए लिमिटेड के यहां पर गिफ्ट आ गया, तो गिफ्ट किसको मिला है? बिजनेस को। हालांकि यूज आप कर लोगे, दैट इज अनदर थिंग, भाई यूज कोई ना कोई इंसान ही करेगा, बिजनेस तो कर नहीं सकता गिफ्ट को यूज। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि आपको आपके बिजनेस की वजह से, ड्यू टू योर बिजनेस, बिजनेस गिफ्ट मिल रहा है। एक तो होते हैं पर्सनल नेचर के गिफ्ट, भी अलग अलग जगह आए, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। गिफ्ट सैलरी हेड में भी आया था, गिफ्ट अदर सोर्स में भी आता है, और गिफ्ट पीजीबीपी में भी आता है। एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉई को गिफ्ट मिलता है, जो एम्प्लॉई को गिफ्ट मिलता है, वो उसके लिए कहां टैक्सेबल होता है? सैलरी हेड में। आपको अनरिलेटेड पर्सन से गिफ्ट मिलता है, कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में। अनरिलेटेड क्यों बोला? क्योंकि रिलेटिव वाला एग्जम्प्ट हो जाता है इस वजह से। और आपको जो बिजनेस गिफ्ट्स मिलते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी दुकान है, और कोई व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपकी शॉप की, ड्यू टू योर शॉप जुड़ा हुआ है, और वो गिफ्ट देके गया। तो अगर आप एक्चुअल में काम करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि गिफ्ट्स भी उसी बिजनेस के नाम से आते हैं, उस व्यक्ति के नाम से नहीं आते। जैसे मान लो आप एक सीएमए बन गए, बाद में सीएमए बन गए, किसी कंपनी की तरफ से आपकी फर्म को 11,000 रुपए का गिफ्ट आया, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। और ऐसे नॉर्मली आपको कोई अनरिलेटेड आपका फ्रेंड 11,000 दे दे, तो कहां जाएगा? ये बताओ मुझे जल्दी से। आपको आपके फ्रेंड ने 11,000 दे दिए, वो कौन से हेड में जाएगा? वो बिल्कुल बेटा अदर सोर्स में जाएगा। तो गिफ्ट के भी 3 हेड होते हैं सब। जो एम्प्लॉई को मिलता है एम्प्लॉयर से, जैसे मान लो आज आप खुद को एक जगह पर लो, आपको आपके एम्प्लॉयर से जो गिफ्ट मिलेगा सैलरी हेड में। किसी अनरिलेटेड पर्सन से जो गिफ्ट मिलेगा वो कहां जाएगा? वो जाएगा आपका अदर सोर्स में। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके ड्यू टू योर बिजनेस आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो कहां जाता है? पीजीबी में। कोई गिफ्ट हो, कोई बेनिफिट हो, किसी भी टाइप का कोई फायदा हो ड्यू टू योर बिजनेस, सारे के सारे यहीं पर जाते हैं। बिजनेस की वजह से आपको कोई भी फायदा, बेनिफिट मिल रहा है, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये बात है। जल्दी से बेटा इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए आप। यहां पर मैंने ये बात लिखवा भी दी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय,
अदर सोर्स में पर्सनल नेचर के गिफ्ट और बिजनेस नेचर के गिफ्ट जो है वो पीजीबीपी में जाते हैं। ऋषभ जैन पीओके। अब क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हो क्या ऋषभ? अच्छा ओके लिख रहे थे, मुझे लगा वहां की याद आ गई। चलिए आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ कि अगली इनकम कौन सी। अभी अपना सेक्ट 28 पूरा हो जाएगा, छोटे छोटे दो तीन पॉइंट ऐसे और है इसके। अगला पॉइंट, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो। ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ए बी सी पार्टनर है। इस पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा या कमीशन मिलेगा, सैलरी बोनस कमीशन को इकट्ठा बोले तो रेमुनरेशन बोला जाता है, इकट्ठा करके अगर इनको बोलो तो सैलरी बोनस कमीशन मतलब रेमुनरेशन जो पार्टनर को मिलता है एक पार्टनरशिप फर्म से, वो कहाँ टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट में हिस्सा मिले तो, अगर प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है पार्टनर को तो कहाँ टैक्सेबल होता है? एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिले तो कहाँ टैक्सेबल होता है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एग्जम्प्ट होता है वो। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कुछ नालायक है, याद भी नहीं है, अभी बात पड़ी थी कुछ समय पहले। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है, तो सर वो कहीं टैक्सेबल नहीं होता है, वो तो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा समझने का भी कुछ नहीं है। तो एनी सैलरी, किसी भी टाइप की सैलरी, बोनस या कमीशन, जिसको हम तीनों को मिक्स करके बोले तो रेमुनरेशन कहलाता है, रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, तो वहां टैक्सेबल होता है। पॉइंट नंबर 8, नॉन कॉम्पिटिशन फीस। कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि एक्स लिमिटेड है या कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी मान लो, ये व्यक्ति है जो कि कॉम्पिटिटर है इसका। एक्स लिमिटेड ने इस व्यक्ति को कुछ पेमेंट किया, इसको बोला लो 10 लाख रुपए ले लो और अपना बिजनेस यहां से बंद कर दो, अपना बिजनेस यहां से बंद कर दो, आप हमसे कंपटीशन मत करना। तो इसको बोलते हैं नॉन कंपटीशन फीस। किसी बिजनेस से आपको कंपटीशन ना करने के बदले में भी अगर पैसा मिल रहा है, जैसे मान लो मैंने कोई प्रैक्टिसिंग फर्म खोली, ठीक है, मैंने लिखा पीसीए में अक्षय है, एक्चुअल जो लगाए तो सीएमए के साथ में पी भी लगा सकता हूं, लेकिन पी कॉमन नहीं है, ए भी लगा सकते हैं, एसीएमए भी। तो ये मैंने एक फर्म खोल ली, ठीक है, खोल क्या ली है एक्चुअल में, जैसे मान लो इसी नाम से फर्म है, अक्षय सैन एंड कंपनी के नाम से। अब कोई दूसरी सीएमए फर्म है या सीए फर्म है जो कि मुझे बोलती है कि आप हमसे कंपटीशन मत करो और आप ये 10 लाख रुपए हमारी तरफ से ले लो, तो ये जो 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे ये मेरे लिए पीजीबीपी हेड में जाकर के टैक्सेबल होंगे। तो किसी व्यक्ति से कंपटीशन ना करने के बदले में भी अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है तो वो पेमेंट कहां जाकर के टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट बात करते हैं जिसको डिटेल में अपन इन फ्यूचर पढ़ेंगे भी, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट।
इसका मतलब क्या है सर? इसका एक उल्टा केस भी आएगा, कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल गेन में आएगा। जैसे मान लो आपकी शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है ज्वेलरी की। ज्वेलरी की शॉप में कोई रिंग पड़ी थी, ज्वेलरी की शॉप में रिंग पड़ी है, मतलब वो आपका स्टॉक है। आपने क्या करा कि ये रिंग ला करके अपने घर में रख ली, मतलब बोला इसको बेचेंगे नहीं, ये अपनी है यार, अपने पास ही रखेंगे। तो जब अपनी बना ली असेट को, तो वो कैपिटल असेट बन गई। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो आपके स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करने का, या फिर मान लो आप कोई ब्रोकर हो, घर बेचते हो, आपके पास में 4-5 घर पड़े, ठीक है, बिकने के लिए, आपके खुद के ही है, आप बिल्डर हो, जैसे मान लो आपके पास में 5-7-8-10 घर पड़े, आपने एक घर खुद के लिए रख लिया। तो पहले तो वो स्टॉक था, लेकिन जब आपने उसको खुद के लिए बनाया तो वो आपकी कैपिटल असेट बन गया। तो अगर किसी स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। सर कैसे होगा, सवाल ही आता है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है। देखो, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। कोई बिजनेस का स्टॉक था, वो बिजनेसमैन ने ले लिया, तो फिर वो अलग अलग कंसेप्ट हो गया। एक तरीके से बिजनेस ने जो है वो चीज बेच दी, किसको? बिजनेस में। तो उस चीज की, जैसे इस रिंग की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबी। अब फेयर मार्केट वैल्यू, जैसे अपन एक एग्जांपल ले कि आपको तो बिजनेस में पड़ी थी ये रिंग 20,000 की, मार्केट वैल्यू है 30,000, तो क्या पूरा 30,000 पे टैक्स दोगे क्या? भाई पीजीबीपी में तो पीएनडल बनता है, जो सेल्स हुई वो क्रेडिट साइड में, जो खर्चा हुआ वो डेबिट साइड में। तो नेट इनकम आपकी कितनी हुई भाई? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए कहाँ टैक्सेबल हो गए? तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब खुद की असेट बना लेता है कि यार इसको तो बेचेंगे नहीं, ये अपन ही रखेंगे, अपनी असेट होगी, तो फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस परचेज प्राइस वाला जो फायदा है ना, वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। ये इसका क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान रखें। छोटा ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। तो देखिए क्या बोला गया, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट कितना टैक्सेबल होगा? परचेज प्राइस और कन्वर्जन की टाइम की एफएमवी का डिफरेंस टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट पॉइंट, डेरिवेटिव और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। डेरिवेटिव और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? पहले मैं आपको स्पेकुलेटिव के बारे में बताता हूं। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब ये कि आपने आज कोई शेयर खरीदा, लेट से यहां पर एग्जांपल भी है, नोट करने की जरूरत नहीं है, 120 रुपए का खरीदा और आज ही आपने वो 150 रुपए में बेच दिया। 100 शेयर थे, तो आपको 30 रुपए का पर शेयर फायदा, मतलब 100 पर 3,000 का फायदा। जो 3,000 का फायदा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। सेम डे शेयर खरीद के और सेम डे जो शेयर बेचते हैं ना, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, इसको टेक्निकली इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। इंट्राडे मतलब सेम डे के अंदर। इंट्राडे ट्रांजेक्शन पर जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना, इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोला जाता है बेटा। और इस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो सेम डे खरीद रहा है सेम डे बेच रहा है, मतलब इस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कहां टैक्सेबल होता है? पीजीबी पे। लेकिन एक बात बता दूं जो आगे आएगी, अगर आपने शेयर्स को खरीद के होल्ड कर लिया, सेम डे नहीं बेचा, तो क्या होगा? सेम डे नहीं बेचा तो वो कैपिटल गेन में जाता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लिया जाता है। अगर आपने उसको एक भी दिन होल्ड कर लिया है तो आपने आज ही शेयर खरीदा आज ही बेच दिया, तो जो भी फायदा नुकसान कहां जाएगा? पीजीबीपी में। अगर होल्ड कर लिया उसको, आज नहीं बेचा आपने, तो फिर जो फायदा नुकसान है वो कहां जाता है? कैपिटल गेन के अंदर जाता है। अब बात आती है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। देखिए, डेरिवेटिव को इन डिटेल यहां पर आपके लिए समझा पाना पॉसिबल नहीं है, और ना आपके समझने की बस की बात है। इंटरमीडिएट लेवल पर डेरिवेटिव है नहीं, फाइनल में एसएफएम के अंदर पूरा चैप्टर है, कम से कम 1 से 1.5 महीने का चैप्टर है डेरिवेटिव। आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि किसी चीज को खरीदने या बेचने का राइट को ट्रेड किया जाता है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। किसी चीज को खरीदने या बेचने के राइट ट्रेड किए जाते हैं, राइट, अधिकार ट्रेड किए जाते हैं। जैसे
यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि, और फ्यूचर्स ऑप्शंस बहुत सारी चीजें हैं, डेरिवेटिव वगैरह छोड़ो, चलो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं, इतना ही समझ लो। और सिंपल शब्दों में समझो तो बात यह है कि किसी चीज को खरीदने का या बेचने का राइट, जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल सिंपल सा दे देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि किसी शेयर की या किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या करते हो आप? उस चीज को आज परचेज करोगे या सेल करोगे, बताओ? उस चीज को आज परचेज करोगे या सेल करोगे? किसी चीज की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एस्टिमेशन है तो आप आज उसको परचेज करोगे। अब आप मान लो उस चीज की आज की डेट में वैल्यू है 120 रुपए, और आप टोटल उसके 1000 शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको आपकी जेब से कितने देने पड़ेंगे? 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे आज की डेट में। बताओ, ये बात समझे कि नहीं? इतनी बात तो आपको पता ही है। बताओ ये सुनो, डेरिवेटिव में क्या होता है कि एक्चुअल असेट को नहीं खरीदा जाता। एक्चुअल असेट को खरीदने पर 1,20 देने पड़ेंगे ना, ओनली इनके राइट खरीदे बेचे जाते हैं। इसका राइट आपको मिल रहा है 12,000 में। मतलब आप इन फ्यूचर जाके 1000 शेयर्स को इसी रेट पर खरीदने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो इन डिटेल में जा नहीं रहा हूं, क्योंकि इन डिटेल आप समझ भी नहीं सकते जब तक इस टॉपिक को 1 1.5 2 घंटे इसकी डेफिनेशन को डिस्कस ना किया जाए। तो आज की डेट में आप क्या कर लेते हो? एक राइट खरीद लेते हो, किस बात का? क्या फ्यूचर में जाकर के इसी चीज को इस प्राइस पर बेच पाओगे? अगर अब होता क्या है, जैसे मान लो ये तो हो गई एक्चुअल असेट, अगर आपको खरीदना है एक्चुअल में इस असेट को तो इतने रुपए देने पड़ेंगे 1,20। लेकिन इस असेट का राइट जो है वो 12,000 का ही मिल रहा है, जिसमें एक्चुअल असेट की डिलीवरी होती ही नहीं है। आपके अकाउंट में एक्चुअल में ये शेयर्स आते ही नहीं, आप ओनली क्या करते हो? उसका राइट खरीद लेते हो। अब जब फ्यूचर में अगर इन शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी ना, तो इस राइट की भी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे फ्यूचर में शेयर्स की प्राइस बढ़ी तो राइट की भी बढ़ गई 15,000। तो अब फ्यूचर में बेचोगे भी क्या? शेयर्स बेचोगे या राइट बेचोगे? जल्दी से बताओ मुझे, फ्यूचर में शेयर्स बेचोगे या राइट बेचोगे? शेयर्स और राइट। आप फ्यूचर में भी क्या सेल कर दोगे? राइट ही सेल कर दोगे। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, आप बात को समझ गए। फ्यूचर में भी आप क्या सेल कर दोगे? राइट शेयर कर दोगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव, ये सब ऐसे ही होते हैं, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। इन डिटेल मैंने आपको ये जो बात बताई ये वो चीज, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके नीचे एग्जाम्पल्स वगैरह, आप मेन पॉइंट को लिख लो बस, इस बात को। तो यहां तक के पॉइंट लिख के आप मुझे बेटा कंफर्म कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7 बोलता था कि किसी भी पार्टनर को किसी भी फॉर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है तो पीजीबीपी में आता है। पॉइंट नंबर 8 बोलता था कि किसी भी व्यक्ति से कंपटीशन ना करने के बदले में जो पेमेंट मिलता है पीजीबीपी में आता है। अगर हम हमारे बिजनेस के स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, खुद की असेट में, तो जो फायदा होगा एफएमवी माइनस परचेज प्राइस का, वो पीजीबीपी में आएगा। डेरिवेटिव और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से जो इनकम होती है वो भी पीजीबीपी में आती है। तो होपफुली बेटा आपने ये नोट कर लिया, अगर नहीं करा है तो आप कर लीजिए। आज अपन करते हैं इतना ही, सेक्शन 28 पूरा हो चुका है। कल अपन आगे बढ़ेंगे और आगे की बात पढ़ेंगे। प्रिया शर्मा बोल रहे हैं .7 भी पीजीबीपी में। बेटा पीजीबीपी में ही पढ़ा है और सेक्शन 28 के अंदर ही पढ़ा है, पीजीबीपी में ही आएगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट में 29, 30, 31 ये सारे सेक्शंस अपन कवर करेंगे।